अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला 13 हल्कों के नताइज मुकम्मल हो गए। गैर हतमी गैर सरकारी हैं, अभी इलेक्शन कमीशन से नताइज आने बाकी हैं, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कहीं से इत्तलात 8, कहीं से 7 और कहीं से 9 की मिल रही हैं। यानी नून लीग को वाज़ेह बरतरी है। अगर 9 नशिस्तों के साथ नून लीग बाजी ले गई तो यकीनन दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी होगी। और काफ़ी बरक्स नताइज आए हैं। जो पीपल्स पार्टी को एतमाद था, यकीन था और जीबी के इलेक्शन के बाद एक जीत के हवाले से उम्मीद जाग गई थी पीपल्स पार्टी में, यहाँ पर वैसा नहीं हुआ। इसके बिल्कुल बरक्स आए और वन साइडेड ही तकरीबन पहला मरहला लग रहा है। और बड़ा मार्का है ये पहले मरहले का कि इतनी बड़ी नशिस्तों में नून लीग टॉप पर रही है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अवाम का फैसला है, अवाम जो फैसला करती है उसे सबको कबूल करना चाहिए। हमने भी जीबी में कबूल किया। बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि अवाम दूसरे मरहले के लिए तैयार हो जाए और हम इन नताइज पर कोई ख़ास खुश नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ पर बात नताइज के आने, पार्टी के जाने, नई पार्टी के आने या पुरानी पार्टी के फिर से वापसी की नहीं है। हमने तसादुम भी देखा बड़ा खौफनाक, जो इस्तेहकाम पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, इन तमाम के वर्करान के दरमियान हुआ। वहाँ पर और चीज़ें भी देखी, लेकिन वहाँ पर अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो हकीकी मानों में एक ऐसी स्टेबिलिटी की है जो वहाँ के लोगों को अपनी बेहतरीन गवर्नेंस के ज़रिए कम से कम एतमाद, यकीन बहाल करे और उनके मसाइल को हल करे। ये ना हो कि ऊपर बैठे रहें, नीचे के लोग ऊपर किसी से बात करने जाएं और उनकी सुनवाई तक ना हो। ये सबसे बड़े मसाइल हैं। हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे, पहले मरहले पर बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह भी हैं, बहुत शानदार तज्जियाकार भी हैं और बड़ा शानदार कॉलम भी लिखते हैं। बेग राज साहब बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। अब्दुल्ला गुल साहब, सर इलेक्शन पहला मरहला काफ़ी कुछ रहा, लेकिन जीबी से थोड़ा बरक्स रहा। जीबी में टेंशन ज़रूर थी, लेकिन बड़े पुरम तरीके से चीज़ें हल हो गई। कोई इक्का दुक्का छोटे मोटे वाक़यात हुए, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा टेंशन रही। बहुत बहुत शुक्रिया और मौजूद पैनल को भी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को भी। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है कश्मीर के अंदर ये पहला मरहला हुआ, ये एक बात दुरुस्त है कि मीरपुर के अंदर पहले हालात काफ़ी कशीदा रहे। आपको याद ही है कि जिस तरीके से मीरपुर के अंदर मुश्किलात पेश आई, खासतौर पर 2025 के अंदर एक वक्त आया जब बाकायदा शनाख्ती कार्ड देख देख के लोगों को आज़ाद कश्मीर जाने की इजाज़त दी जा रही थी। और फिर वहाँ जो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ वाक़या आया वो भी कोई अच्छा वाक़या नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद ये एक ट्रबल्ड एरिया था, क्योंकि आपको पता है 3 बुनियादी जगह हैं, मीरपुर हो गया, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन हो गया। इलेक्शन कमीशन ने इसका फैसला किया कि हमें जो है वो 3 मरहलों में इलेक्शन कराना है। इनसे पहले पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में इलेक्शन होते रहे और लेकिन उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की इजाज़त सवाबदीद नहीं होती, बल्कि उनको ये पार्टियों से मशावरत करके करना चाहिए था। उन्होंने मशावरत नहीं की। मेरी पार्टी क्योंकि इलेक्शन लड़ रही है, हमारा जो इंतखाबी निशान चांद है, हिलाल है, तो हमें मालूम है कि हमसे कोई मशावरत नहीं की गई। अगर हमसे नहीं की गई तो बाकियों से भी नहीं की गई। इससे वजाहत से नजर आता है कि ये उनका एक्सक्लूसिव डिसीजन है। हाउएवर, मैं इस डिसीजन को उनको इसलिए सपोर्ट करूंगा क्योंकि इससे इलेक्शन का प्रोसेस तो चल रहा है ना, कम अज कम। इससे ये तो नहीं है कि जमहूरी अमल को डिरेल नहीं किया जा रहा। देखें, जहां ये फोर्सेस मौजूद होती हैं कि इलेक्शन ना हो या इलेक्शन पोस्टपोन हो जाए, वहां वो भी फोर्सेस होती हैं जिन्होंने तैयारी की होती है और वो भी पॉलिटिकल फोर्सेस होती है। आप नून लीग को देख लें, मुस्लिम लीग को देख लें या तहरीक जवानान को देख लें या दीगर इस्तेहकाम को देख लें, तमाम के तमाम जो थे वो यही चाहते थे ना। जाहिर है उनके कैंडिडेट ने पैसे भी खर्च किए हुए, तैयारियां भी की हुई हैं, मेहनत भी की होती है, तो वो कहते हैं कि यार कहीं जल्दी से जल्दी जो डेट है उसके ऊपर इलेक्शन हो, बात खत्म। तो ये चीज जो होती है, गोमागुम की कैफियत से निकलने के लिए लोग इलेक्शन का सहारा लेते हैं। और अगर वैसे भी कश्मीरी कौम ने ये भी अंदाजा किया कि उनके जो मसाइल का हल है वो जाहिर है इलेक्शन के अंदर, और ऐसे नुमाइंदगान हैं जो मेरे ख्याल में जिनको नए सिरे से ट्राई कर लेने में कोई हर्ज नहीं। आपने पीपल पार्टी का जिक्र किया। पीपल पार्टी ने 7 महीने तकरीबन हुकूमत की और उनको कोई जो उन्होंने किरदार अदा करना चाहिए था। हद यह है कि इस टाइम पे पूरा कश्मीर के अंदर एक आग लगी हुई है, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए कहीं मुझे वजीर आजम, उस वक्त के जो वजीर आजम थे प्रोफेसर राठौर साहब, वो नजर नहीं आए।
और ना ही उनका कोई किरदार रहा। जब वो अवामी वेलफेयर के काम से जाते थे तो लोगों को कहते थे हमारे पास तो 7 महीने रह गए, हमारे पास तो काम करने का टाइम ही कोई नहीं है। तो इसलिए पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने इतना शोर मचाया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो इतना शोर मचाएं कि वो अपनी हार का या अपनी जो नुकसानात है, अभी तो इट इज टू प्रीमेच्योर टू कमेंट कि कौन हारा कौन जीता, इसलिए अभी तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ अभी आप मीरपुर डिवीजन की बात कर लें तो उसके अंदर गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक फिलहाल उनको वो बरतरी हासिल नहीं है जिसके वो वहां थे। लेकिन इन सब के साथ एक बात वजाहत से नजर आ रही है कि जो पोलिंग होनी थी, जितने % पोलिंग होनी थी, उतनी पोलिंग नहीं हुई। ये मेरे ख्याल में एक अच्छा, इस पे मैं आपसे बात सवाल करनी है थी। अच्छा, वो आपने 6-7 पॉइंटर्स डिफरेंट इसमें डाल दिए। इसमें भी पोलिंग का अमल बड़ा ज़रूरी था कि जो टर्नआउट रहा, टर्नओवर रहा, हम इस पे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि वो वक्त जब पोलिंग हो रही थी, उसके बाद जब एंडिंग हो रही थी, हमें लगा कि आखिरी 2 घंटे में बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ेगी, लोग निकलेंगे और शाम का वक्त भी हो चुका होगा, चीज़ें दूसरी तरह से होंगी। कुछ चीज़ों में इस पे बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये आवाम का मामला है। बेगराज साहब, पहले सर, नून लीग नॉन निशस्तों के साथ है, कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है? पीपल्स पार्टी जिस तरह से वहाँ काम कर रही थी, या बिलावल भुट्टो वहाँ जाके रह रहे थे काफ़ी अरसे से, तो रिजल्ट बड़े जीबी से तो बिल्कुल अलग आए। कई हैरत अंगेज जो है वो वाकयात सामने आ रहे हैं। सबसे पहला तो यही सबसे बड़ा हैरत अंगेज है कि इलेक्शन हो गए और लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। वरना अगर आप 1 माह पहले की फजा देखेंगे तो कश्मीर के हवाले से एक मखसूस ग्रोह ने ये पूरी तरह तासर कायम कर दिया था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो अब पाकिस्तान से बेजार हो चुके हैं। और ऐसी ऐसी लंदन से और रावलाकोट से यूट्यूबर्स और ऐसी ऐसी रिपोर्टें आ रही थी कि खुदा न खास्ता कहीं अरसलान खोखर साहब को भी वीज़ा लेकर न जाना पड़े। सच बोलना चाहिए मैं खोखर साहब, इस फजा के अंदर इलेक्शन का नाम लेना एक नामुमकिन सा अमल था और जुर्रत करना कि मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हूंगा किसी क्यास में नहीं आता था। लेकिन इसके बावजूद पहली मुबारकबाद हैरत अंगेज तौर पर इलेक्शन कमीशन डट गया। इलेक्शन अनाउंस डेट्स के ऊपर जो है वो करवा दिया, छोटी मोटी तब्दीली की, मरलावार किया, लेकिन इलेक्शन होना शुरू हो गया। दूसरी बात, मैंने पहली बार देखा कि किसी सूबे की, किसी रियासत की पुलिस जो है वो इस कदर जवां, मर्द और बहादुर निकली है कि उन्होंने अपने सामने अपने साथियों को शहीद होते भी देखा है, जख्मी होते भी देखा है, गिरते देखा है, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल को पूरी तरह बरकरार रखा और उसे फैलने नहीं दिया। पूरे कश्मीर में आज 30-35 दिन हो गए, 40 दिन हो रहे हैं, लेकिन वो जो एक जत्था है जहां है वहीं है। ठीक हो गया, बड़ी अच्छा। मैं सियासी पार्टी नहीं, मैं एक आखिरी बात करके, जी सियासी पार्टियों ने भी हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने कहा कि इस सारे मसले का हल इंतखाबात हैं और कोई नहीं है। और उसमें दिलचस्पी पैदा करने के लिए जनाब बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो खुद वहां तशरीफ ले गए, कायरा साहब, बाकी लीडरशिप पार्टी की, और हद तो फिर जो है वो नून लीग ने कर दी। और खुद मियां नवाज शरीफ जो कि अमूमन घर ही रहते हैं और ज्यादा एक्टिव नहीं होते, वो खुद तशरीफ ले गए 2-3 जगहों पर, और उनके साथ मरियम साहब। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इम्पोर्टेंस बहुत अच्छा किया आपने, इलेबोरेट किया। और एक छोटा सा ब्रेक का कह रहे हैं मुझे, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से आता हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब का वहाँ जाना, फिर वो बड़ी भरपूर तकरीर करना कि मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म भी बनना मंजूर है, और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब, ये दोनों चीज़ें हमें जीबी में भी नजर आई, यही कश्मीर में नजर आई। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो रहा था। इलेक्शन हो गए, ये बहुत बड़ा मार्का था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सिचुएशन भारतीय फंडेड कुछ एलिमेंट्स ने वहाँ कर रखी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म हो गई। आवाम को भी समझ आ गई कि कौन कहाँ से फंडेड है, ये पूरी दुनिया को पता चलता है। और ज़ाहिर है वो 10 मई को थप्पड़ खा चुके थे, हमें पता था कि वो ऐसे बाज नहीं आएंगे, वो प्रॉक्सीज के ज़रिए काम करेंगे। कल एकदम अमन कमेटी के नाम पे जो कुछ फ्रॉड हो रहा था वो भी अपने अंजाम को पहुंचा और पूरी दुनिया देख भी रही है उसको। मैं ज़रा ब्रेक के बाद आता हूँ, वहाँ के थोड़े से डायनामिक्स पे बात करते हैं कि बन जाती हैं गवर्नमेंट, ये जो मसाइल जिनका ये दोनों जिक्र कर रहे हैं, इन मसाइल पे काबू कैसे पाया जाए। दोनों हजरात ने बड़ी डिटेल बात की है और जो कुछ जैसे जैसे हुआ और कैसे हुआ उस पर बड़ी बात हुई। अब्दुल्ला गुल साहब,
इलेक्शन हो जाना खुद में एक बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। तमाम पार्टीज ने इसमें हिस्सा लिया, कुछ चीज़ें रह गई, आपने जैसे खुद भी जिक्र किया, आपकी पार्टी भी उसमें कंटेस्ट कर रही थी, कुछ चीज़ों में कोऑर्डिनेशन में कमी रह गई, सब कुछ हो गया, हमने देखा चले, लेकिन एक इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के बाद आने वाली गवर्नमेंट, उसके लिए बड़े चैलेंजेस क्या है? देखिए अरसान भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा हैं। अगर चैलेंजेस ना होते तो फिर अवाम के अंदर इश्तियाल ही ना पैदा होता। चैलेंजेस ये हैं कि अवाम का पैसा अवाम तक पहुंचाया जाए, ईमानदारी की जाए, सही लोगों को लाया जाए, नए मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो करप्शन, चोरबाजारी से अपने आप को दूर रखें और लाकानूनियत, नाइंसाफी को मत फरोग दें। और साथ ही साथ ये है कि अवाम के मसाइल का अदराक करें। अगर वो नहीं करेंगे तो यकीन माने कि जिस तरह से श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और अब इंडिया के अंदर सूरत हाल बनी है, आपके घर में ये आग के शोले ज्यादा देर नहीं लगाएंगे पहुंचने में। इसलिए एक बात तो जरूर बात है, आप बलोचिस्तान में देख लें या खैबर पख्तूनख्वा में, इसके अंदर एक जो अहम बात है वो ये भी है कि आप आज जो A4 राइफल पकड़ी गई, अमेरिकन मेड ये राइफल्स हैं। अब ये अमेरिकन मेड राइफल्स हैं, अब आप इससे अंदाजा करें कि या तो ये बलूचिस्तान से आई हैं या KP से आई हैं, लेकिन ये इतनी दूर से कश्मीर कैसे पहुंची हैं? इसका एक जवाब ये भी है कि ये मकबूजा कश्मीर के बॉर्डर से, जहां अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर में चल रहे हैं, याराना चल रहा है, अफगानिस्तान की ब्लैक मार्केट से खरीद के ये असला इंडिया के जरिए पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा है, आजाद कश्मीर के अंदर पहुंचाया जा रहा है, इसलिए ताकि मामलात को डिस्टर्ब किया जाए, मामलात के अंदर खराबी और तातुल पैदा किया जाए। अभी 2 मराहिल हैं जिसके अंदर 12 नशिस्तें जो पाकिस्तान की हैं, उसके अंदर मुहाजिरीन की, उनके ऊपर इलेक्शन होना है 2 तारीख को, और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर होना है, और फिर 10 तारीख को रावलाकोट डिवीजन में होता है। रावलाकोट डिवीजन यानी कि आप जिसको पुंछ डिवीजन कहते हैं, मैं आवाम के लिए रावलाकोट बोल रहा हूँ, पुंछ डिवीजन के अंदर इस टाइम पे मामलात कोई ज्यादा अच्छे नहीं है। हाउएवर कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इलेक्शन करवा रहे हैं, हुकूमत रियासत ये करवा रही है, उनको ये अंदाजा है कि 10 तारीख तक हमने क्या सूरत हाल डेवलप कर लेनी है। इलेक्शन हो जाना बेहतरी होती है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को 3 ऑप्शन दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट वो जा सकते थे, जो कि आजाद कश्मीर का अपना था, वो नहीं गए। उनको ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पे बुलाया गया, वो नहीं आए। उनको इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा लेके एक पार्टी के तौर पर उभरते ताकि लोगों की जो जरूरियात थी, लोगों के मुतालबात थे, उनके ऊपर मरहम रखते, वो नहीं आए। इसका चौथा रास्ता तो एक ही था, और वो था लड़ाई झगड़े का, जो कि आपको नजर आ गया। आई बिलीव कि ये गलत रास्ता था, ये नहीं इख्तियार करना चाहिए था। हाउएवर आज जो ये तमाम मसाइल हैं, ये इस वजह से नहीं पेश आ रहे कि ये कोई रियासती कमजोरी हैं, ये इसलिए पेश आ रहे हैं कि ये सियासी कमजोरी हैं। सियासतदानों ने अवाम का हक उन तक नहीं पहुंचने दिया। सारा वक्त यहाँ इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं, पाकिस्तान के दीगर जगहों पे बैठे रहते हैं, रिश्वत लेते हैं, दबा के जो है वो करप्शन करते हैं। यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर अवाम ने उनको डिस्क्रेडिट कर दिया। इसलिए अब जो मेरे ख्याल में सिचुएशन बनेगी, सियासतदानों को भी अंदाजा हो चुका है कि वो पुरानी जो मैल प्रैक्टिस थी वो नहीं चल पाएंगी। दूसरा जो इसके अंदर पहलू है, और मैं चाहूंगा बेगराज साहब इसके ऊपर जरूर कमेंट करें, वो है आपका 1975 के अंदर जब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब, जिन्होंने उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, और उस टाइम पे उन्होंने खत लिखा जनाब भुट्टो साहब को, जो कि वजीर आजम पाकिस्तान थे, और ये कहा कि जनाब आप पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को यहाँ मत आने दें, इससे आप कश्मीर का जो कॉज है उसको अफेक्ट देंगे। वो नहीं माने, उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए हुकूमत बर्खास्त की, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो 98% जो पीपल पार्टी को कोई वोट नहीं मिला, ये उनका आलम था। इस वजह से अब जो सूरत हाल है वो ये है कि जितने भी पाकिस्तान से, मुझ समेत, आप देखें कि हम लोग गए हैं, लेकिन मैं वहां मां सवाई 1-2 जगह के गया हूँ। मेरे जो प्रेसिडेंट हैं, यंग प्रेसिडेंट हैं, अभी भी मेरे साथ ही बल्कि यहाँ बैठे हैं, सरदार अजमल मुगल साहब। सरदार अजमल मुगल साहब जो है वो खुद ही कैंपेन लड़ रहे हैं। मुजफ्फराबाद से भी डॉक्टर तहनियत इकबाल हमारी वाहिद उम्मीदवार हैं, जो वुमन उम्मीदवार है। पूरे मुजफ्फराबाद के अंदर कोई और औरत उम्मीदवार नहीं है। मकसद कहने का ये है कि ये हमने जो अपने रिवाइज करें अपनी पॉलिसीज को, कि हमने ऐसा क्यों किया
हमें आज़ाद कश्मीर का, जब हमने एक पाकिस्तान की हैसियत से उनको कबूल किया, एक आज़ाद रियासत, एक झंडा दिया, एक तराना दिया, एक मंशूर दिया, एक ठीक है। दस्तूर दिया, एक असेंबली दी, सुप्रीम कोर्ट दी, सदर दिया, वजीर आजम दिया, तो हमें उनको ट्रस्ट करना चाहिए। कायद आजम रहमुल्लाह फरमाया करते थे, ट्रस्ट योर नेशन एंड ट्रस्ट देम बोल्डली। ये वो मेरे ख्याल सर में ये अवामिल हैं जो मैकेनिज्म ना, अब ये आने वाले मैकेनिज्म कुछ सियासतदानों मेरा को, ख्याल है सियासी हाँ, पार्टियों को ना, अब्दुल्ला गुल साहब, सियासी पार्टियों की भी जिम्मेदारियां थी। आपने 75 का जिक्र किया, आपने बहुत सारे चीज़ें गिनवा दी, कई ऐसे इंसिडेंट्स बताए, और जिसने प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से कहा, फिर उसके बाद हमने देखा जो कुछ उस इलेक्शन में हुआ वो एक तारीख है, ज़ाहिर है हम वो सब पढ़ते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है। बेग साहब, ये जो बात अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने की बड़ी इंपॉर्टेंट, अगले मराइल ख़ास तौर पे ये महाजर सीटों का इलेक्शन, फिर मुजफ्फराबाद वाला पूरा सेक्टर उसका, और फिर रावलाकोट का, और अभी काफ़ी सिचुएशन वाजे नहीं है कि कब कहाँ क्या होगा, तो ज़रा इस पर आपका व्यू चाहिए। नहीं, एक तो अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि करप्शन और नायली जो है वो इससे सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, वो पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, और भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही है पूरी दुनिया में। और गैप वहीं से पैदा होता है जहां से इस तरह के जत्थे जो है वो जन्म लेते हैं, और चूंकि एहसास से महरूमी बढ़ता है। मैं इसके ऊपर मुत्तफिक हूँ जनाब गुल साहब से। लेकिन बाकी ये बात रह गई कि ये इलेक्शन जो है, ये देखें, ये इलेक्शन हुआ है प्रो पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान के दरमियान। याद रखना, ये तारीख रकम हो रही है, क्योंकि एक फजा बनाई गई थी एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, एंटी फील्ड मार्शल, और दूसरा ग्रुप जो है और दूसरे जो खड़े हो गए इसके मुकाबले पर, वो सबसे पहले जो है वो पीपल्स पार्टी खड़ी हुई। लेकिन जो ही उनको जो है वो ट्रोलिंग हुई और उन्होंने अपना सियासी मफाद देखा, तो वो उनकी राय जो है वो दोगली हो गई। कभी वो कहते थे कि नहीं जनाब हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं इनसे, और कभी कहते थे नहीं, कोई सवाल है आउट ऑफ क्वेश्चन कि हम जो है वो ये पहले सरेंडर करें। वाहिद एक पार्टी है जो बिल्कुल डट गई थी, जमात इस्लामी भी उधर हो गई, और बाकी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उन्होंने भी उनकी लाइन ली कि नहीं नहीं हम तो इन कश्मीरियों के। बात यह है कि इसको सिर्फ अगर किसी ने अंडरस्टैंड किया एक्चुअली, तो वो थे जो इल्हाके पाकिस्तान के हामी हैं पिछले 80 साल से, और उनकी नुमाइंदगी करती है मुस्लिम लीग, और ये मुस्लिम लीग नून ही है जो डट गई। उन्होंने कहा कि नहीं, जो दिल हो जाए ना, ये हम रियासत इनके सामने सरेंडर नहीं करेगी, ये कानून का मुकाबला, कानून इनका मुहासबा करेगा। महाजिर सीटों पर और क्या यही देख रहे हैं बेग साहब, वहां क्या होने वाला वकार है? साहब एक मिनट, एक मैं कंक्लूड कर दूं। यकीन जाने कि मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी पर वोट नहीं पड़ा वहां पर, ये ना आइंदा पढ़ना है। ये बेसिकली प्रो पाकिस्तानी और इलाके पाकिस्तान के नाम पर जो है ये वोट पड़ा है, और अगली मरलों, दोनों मरलों में भी मुस्लिम लीग नून जो है मुझे स्वीप करती हुई दिखाई देती है। जिस जुर्रत के साथ वहां कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे लगे नवाज शरीफ के जलसों में, इस तरह का कोई नारा जो है वो ना पार्टी के किसी जलसे में लगा, ना तहरीक इस्तेकाम में वो पाकिस्तान जो है उसमें लगा, और बाकी जो पार्टियां हैं वो भी जो है वो डरी रही, सहमी रही कि खुदा न खास्ता उनके कैंडिडेट उठा लिए जाएंगे, उनके पोलिंग स्टेशनों के ऊपर हमला बोल दिया जाएगा, आग लगा दी जाएगी। ये जुर्रत को वोट पड़ा है, ये पाकिस्तानियत को वोट पड़ा है, ये इस्लाम को वोट पड़ा है, ये इलाके पाकिस्तान को वोट पड़ा है। ये जो रावलाकोट फिनोमिना है, इस फिनोमिना ने बैन अवी सतह के ऊपर पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश की है। पीछे कौन है, आगे कौन है, ये रोज बरोज आपको पता चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस फिनामे का सियासी तौर पर जो है वो सत्यानाश मार दिया नून लीग ने। ठीक हो गया, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे चूँकि हमने बड़ी डिटेल बात की है कश्मीर के मैटर को लेके, इंतखाबात को लेके, अगले मराहिल को लेके, क्या होना है, कैसे होना, क्यों इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई। अब ज़रा वापस आएंगे हम ब्रेक से, तो बात करेंगे टेरर फंडिंग को लेके जो भारत इस पूरे खित्ते में कर रहा है, पूरी दुनिया में अब ये गूंज है, खाली हम नहीं बता रहे, पूरी दुनिया ये बात कर रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह की खून की होली खेलने की एक कोशिश की गई, अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और हमारी गवर्नमेंट सब ने मिलकर एक बड़ा शानदार कदम उठाया, और वहाँ पर दहशत गर्दों के सफाई की एक शानदार ऑपरेशन के साथ मुहिम जारी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको बेहतर करना है, वो क्या चीज़ें हैं
वो क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर सियासी लोगों को बेहतर करें। जी ज़रा बात करेंगे बलूचिस्तान के क़याम अमन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ख़ासतौर पर शोबान की दहशतगर्द नेटवर्क्स को जो ख़त्म किया जा रहा है, ये बड़ा अहम कारनामा है। फिर उसके बाद हवाला उंडी, गैर कानूनी रकम की तरसील, ये बड़े सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं। फिर भत्ता, अगवा बराए तावान, स्मगलिंग, मुमकिन जो माली ज़राए हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, उसके डायनेमिक्स की कहाँ से कैसे, और भारत क्या गठजोड़ करके अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ कर रहा है उसका नेटवर्क कैसे तोड़ना है, ये काम ज़रा गवर्नमेंट लेवल का ज़्यादा है। वहाँ पर कुछ मरबूत पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत है जो बैनुल-अक़वामी सतह तक लेकर जाएँ। फिर ये जो माली मुआवनत सहूलतकारी हो रही है, इस नेटवर्क का ख़ात्मा बड़ा ज़रूरी है। अब्दुल्ला गुल साहब सर, ये जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है और जो ऑपरेशन शोबान है, इसको देखते हुए ये जो 3-4 चीज़ें मैंने अभी गिनवाई, कैसे इसका ख़ात्मा मुमकिन है और कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट लेवल के काम है वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल में या थोड़े मरबूत तरीके से होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? देखिए अरसलान साहब, सीधी सी बात यह है कि ये सब मामलात ऐसा नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है टारगेट्स अचीव करना। टारगेट्स अचीव किए जा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर हो गया, केपी हो गया, या इवन आज़ाद कश्मीर में जिस तरह से कोऑपरेशन करनी चाहिए ऑपरेशंस के लिए, वो नहीं हो रही। खासतौर पे बलूचिस्तान और केपी में तो बिल्कुल नहीं हो रही, जिसकी वजह से सारे रखने आते हैं। नेशनल एक्शन प्लान बोल बोल के मेरा भी मुंह सूख गया, आपका भी सूख गया। नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर अमल दरामद हुआ होता तो आज हमारी ये कंडीशन होती ना, हम टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर नंबर 1 ना होते और दुनिया हमें ताने ना दे रही होती। इसका मतलब यह है कि एक दुनिया एक मकसद के लिए ये सारा काम कर रही है। जो डॉयचे वेला टीवी है, उसने जो कल रिपोर्ट बनाई है और जो वीडियो बनाई है वो बड़ी ही वाहियात है और मैं उस पर शदीद एहतजाज करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर दिखाया गया है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है, इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए। कोई अल्लाह का बंदा उनको ये समझाए कि कुलकदम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 19,000 पेजेस उसके भारत के अंदर लीक हो गए हैं, डार्क वेब के ऊपर उनकी एक एक चीज आ गई है, उनको वो नजर नहीं आ रहा, उनको पाकिस्तान नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दुनिया ने एक पूरा मंसूबा साजी के साथ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, जिसके अंदर दहशतगर्दी भी एक फीचर है। जहां अगर आप कहें अमरीकी असला है तो वहां अफगानिस्तान, इंडिया और इसराइल मौजूद है, तो वहीं एक अरब दुनिया का मुल्क भी मौजूद है जो फंडिंग करता है और चाहता है कि बलूचिस्तान सेटल डाउन ना हो। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बट दिस इज अ रियलिटी। अब इस सब के अंदर जो है वो ऑपरेशन शाबान ने, क्योंकि ये ताने बाने दहशतगर्दी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक आप फाइनेंस मामले को नहीं सुधारेंगे और लोगों को उनके फाइनेंसेस नहीं रुकवाएंगे, तब तक ये दहशतगर्दी का सिलसिला और ये नेटवर्क जो है ये कायम रहेंगे। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि इस सारे फाइनेंशियल सेटअप को रोका जाए, इस सारे सिलसिले को जो है वो खत्म किया जाए और इसके साथ साथ अब उस लेवल के ऊपर हमें आना पड़ेगा जहां हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर ये प्रेशर देना पड़ेगा कि वो तमाम सोशल मीडिया अकाउंट, तमाम इनकी हैंडलिंग, इनकी ट्रैवलिंग, जो जिनेवा में बैठे हुए हैं, इन लोगों को गिरफ्तार इंटरपोल के जरिए, यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए आप 100/100 नंबर दूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दूसरे डोमेन के अंदर, तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर हमें अभी बहुत मेहनत दरकार है, क्योंकि पेचीदा भी है, मुश्किल भी है और सियासी अदम ताउन एक बड़ी वजह है इंस्टेबिलिटी के अंदर, जो खास तौर पे बलूचिस्तान का अगर जिक्र करूं। ठीक हो गया, काफ़ी डिटेल, काफ़ी सारी चीज़ें आ गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सीनियर दिफाई तजियाकार, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूँगा ज़रा जो सिचुएशन बलूचिस्तान में है इस वक्त और ऑपरेशन शोबान है, दहशतगर्दी के नेटवर्क का खात्मा भी किया जा रहा है, लेकिन ये जो सहूलतकारी, माली मामनत, भारत का रोल, अफ़गानिस्तान चैप्टर, ये इतना ज़्यादा सरगर्म है और ज़ाहिर है सामने से जंग नहीं लड़ सके अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान के शेर जवानों से, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर्स का कोई ना कोई सिलसिला कुछ ना कुछ करना ही था, हमें अंदाज़ा था। अब इसका खात्मा हम कर तो रहे हैं, लेकिन ये कुछ कुछ अरसे बाद दोबारा सर उठा लेते। कोई मरबूत सिस्टम क्या है, हमें गवर्नमेंट लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या ऐसी पॉलिसी है जो डिराइव करनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की बात नहीं है, हम इस चीज पे कह कह के भी थक गए और खुद से भी शर्म महसूस होने लगी है। मैंने आपसे बारहा ही अर्ज किया है कि ये जितनी दहशतगर्दी है, तो ये बात याद रखिएगा कि ये दहशतगर्दी पाकिस्तान ने जो बुनियानुल मरसूस में जवाब दिया था उसके बाद शुरू नहीं हुई, ये उससे पहले की दहशतगर्दी है।
ठीक। तो अगर तो किसी तरह हम ये कहें कि क्योंकि हमने इंडिया को जवाब दे दिया तो इसलिए वो दहशतगर्दी कर रहा है, तो फिर हम अपनी थ्रेट परसेप्शन को ठीक तरीके से नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें जो इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, इसमें मैंने आपसे बारहा कहा है और फिर कहूंगा कि अजीत कुमार डोभाल ने आज से तो 5 साल पहले की उसकी वीडियो होगी जिसमें उसने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप लड़ रहे हैं वो रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं है, वो मर्सिनरीज हैं। हम उनको पैसे देंगे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को फरोग देंगे। अब ये उसका सेंटेंस है जो उसने रॉ के ऑफिसर्स को एक लेक्चर में कहा था। क्या हमने उससे उस वक्त जिसमें उसने कहा था कोई सबक सीखा था? तो मैं ये कहूंगा हमने कोई सबक नहीं सीखा। दूसरी बात मैंने आपसे बारहा अर्ज किया और फिर अर्ज करूंगा कि ये दहशतगर्दी जितनी आज आपको नजर आ रही है, ये तमाम की तमाम दहशतगर्दी बेसिकली बलूचिस्तान के तालीमी अदारों में परवरिश पाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन हमारी पॉलिटिकल विल होनी चाहिए थी इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान, ये कोई एक हुकूमत से रिलेट नहीं करता। मैंने बारहा कहा है इसमें हर सियासी हुकूमतें भी रही हैं और फौजी हुकूमतें भी रही हैं, वो हमने नहीं किया। दूसरी बात यह है हर मौके पर अगर आप उठा के देखेंगे तो एम्फेसिस ये होता है कि जी आप डंडा चला दे। अब डंडा डिफरेंट फॉर्म में चलता है, डंडा चलता है अपना, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि काइनेटिक ऑपरेशन इसलिए जरूरत आपको पड़ गई है कि दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए जो आप पे हमला करने हैं उनका जवाब आपने फायर का जवाब फायर से देना है, फायर का जवाब आप हार पहना के नहीं देंगे। तो Obviously. वो तो एक मजबूरी अब बन गई है, वो तो होने। लेकिन भाईजान इसके साथ साथ देयर इज अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, देयर इज अ फेडरल पॉलिटिकल। अच्छा, मैं यही चीज आपसे जानना चाहता था ब्रिगेडियर साहब, आपने चूंकि बात की, सॉरी मैं बात आपकी कर, ये सर कम्युनिटी मोबिलाइजेशन जो गवर्नमेंट का काम है, अब वहाँ पे बीएलए के खिलाफ वहाँ के अपने लोग, आपने खुद भी देखा वीडियोस भी बन रही हैं उनके, वहाँ के अपने लोग जो वहाँ के अपने मकामी हैं उन लोगों तक को नहीं बख्शा जा रहा, तो वो अंदाज़ा हो रहा है कि बीएलए किसकी फंडिंग पे क्या काम कर रही थी। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वाला काम ये तो गवर्नमेंट का है ना, ये तो किया जा सकता है। मैं तो आपसे जितने पॉइंट्स कर रहा हूँ वो गवर्नमेंट के ही। आप मुझे बताइए कुछ फेडरल गवर्नमेंट के, आप अभी 12 महाजरीन की सीटों के ऊपर कश्मीर में ऊपर एक टसल चली हुई है, वो एक जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है 12 महाजरीन की सीटें जो बाहर पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं वो हमें दे दे। अब वो एक जरूरत है, वो इसलिए जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी रिक्वायरमेंट है कि आप पाकिस्तान से उनकी कनेक्टिविटी रखें कश्मीर की, क्योंकि भारत ने कश्मीर की असेंबली के अंदर बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो खाली रखी हुई हैं, जो जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कोटी से मुजफ्फराबाद से वहां से लोग इलेक्ट होके आए। तो उन्हें जानबूझ के ये देने के लिए कि वो अखंड भारत के तो वो मंसूबे के तहत उन्होंने उनको खारिज कर। तो हमारी भी ये रिक्वायरमेंट है कि हम कश्मीर की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से करें, लेकिन उन सीटों को वो लोगों का ही मामला है कि जो आप उनको मनूवर करते हैं, आप वहां पे अपनी मर्जी के बंदे लेके आते हैं। जो भी फेडरल गवर्नमेंट हुकूमत होती है पार्टी की, वो अपनी मर्जी के बंदे लाके वहां बिठा देती है, जो सारा का सारा प्रॉब्लम की जड़ है। अब इसको किसने एड्रेस करना है? पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एड्रेस करना है ना। इसी तरह आप मुझे बताइए बलूचिस्तान के अंदर अगर आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने 365 सीटें हैं और आप सिर्फ बलूचिस्तान को आपने सिर्फ 20 या 22 सीटें दी हुई हैं, तो वो क्या जस्टिफाइड है? क्या पावर शेयरिंग के हिसाब से वहां पे डेप्रीवेशन होगी या नहीं होगी? तो उसको किसने एड्रेस करना? मैंने एड्रेस करना, आपने एड्रेस करना। क्या किसी ने एड्रेस किया इस इशू को आज तक? मैंने आपको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक फैक्ट ऑन ग्राउंड बता रहा हूँ। मैं आपको एक तारीख के हवाले से कहता हूँ कि 1973 की जब इंसर्जेंसी हुई थी, जब अकबर बुख्ती गवर्नमेंट को सैक किया था भुट्टो ने, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसको सैक करने गलत था। बहरहाल हमारे यहाँ तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है वो कहती है मैं हर एक को लूट लूं, हर एक को खा जाऊं, तो वो अकबर मुफ्ती को सैक कर दिया, वहां इंसर्जेंसी गवर्नमेंट लेवल के काम है वो वहीं प्रॉब्लम। सर मेरी आपकी शुरू से डिस्कशन की भी महवर यही रहा है कि जहां पर काम गवर्नमेंट्स के या सिविलियन बैठी हुई गवर्नमेंट है उसके करने का है, वो काम वो अपना अगर कर जाएं, कोई 5 साल 4 साल के अरसे में कुछ करके दिखा दे, चीज़ें बहुत तब्दील होती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं, करना विल चाहिए होती। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, सीनियर रिफाई तजिया कर हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल